नमस्ते। हम सब जानते हैं कि शादी एक बहुत बड़ा कदम है, पर क्या हिंदू कानून के तहत हर शादी एक जैसी होती है? आज हम दो बहुत ही जरूरी कानूनी शब्दों को समझने वाले हैं, शून्य और शून्यकरणीय विवाह। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकते हैं, पर यकीन मानिए इनके बीच का जो फर्क है ना, वो किसी की भी जिंदगी और उसके अधिकारों पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि एक बार शादी हो गई मतलब हो गई, कानूनी तौर पर सब सेट है ना? पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या कानून की नज़र में हर शादी को एक ही तराजू में तौला जाता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है शून्य और शून्यकरणीय विवाह की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शून्य विवाह की। इसका कॉन्सेप्ट ना एकदम सीधा और साफ है। शून्य विवाह मतलब एक ऐसी शादी जो कानून के लिए कभी हुई ही नहीं, मतलब जीरो। शुरू से ही फ्रॉम डे वन वो शादी मानी ही नहीं जाती। तो एक शून्य विवाह का असली मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसी शादी है जो जिस लम्हे हुई ठीक उसी लम्हे से गैरकानूनी थी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसे खत्म करवाने के लिए किसी को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून के हिसाब से तो ये शादी कभी हुई ही नहीं थी, वो पहले से ही शून्य है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी शादी को शून्य मान लिया जाता है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में इसके लिए 3 बिल्कुल साफ साफ वजह बताई गई हैं। पहली, द्विविवाह, जिसे हम बिगैमी भी कहते हैं, मतलब एक पति या पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेना। दूसरी वजह है प्रतिषिद्ध नातेदारी में शादी, यानी कुछ ऐसे करीबी खून के रिश्तों में शादी करना जिनकी कानून इजाजत नहीं देता। और तीसरी वजह है सपिंड रिश्तों में शादी। अगर इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो शादी सीधे सीधे शून्य हो जाएगी। और इसका नतीजा बहुत सीरियस हो सकता है। ऐसी शादी करना सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, बल्कि ऐसा करने वालों के लिए बाकायदा सजा भी तय की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून इन नियमों को लेकर कितना सख्त है। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पर, जो है शून्यकरणीय विवाह। अब ये शून्य विवाह से काफी अलग है और थोड़ा सा ट्रिकी भी। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी शादी है जो ऊपर से तो बिल्कुल ठीक ठाक मतलब वैलिड लगती है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कमी छुपी होती है जो किसी एक पार्टनर को उसे खत्म करवाने का ऑप्शन दे देती है। इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक शून्यकरणीय विवाह तब तक पूरी तरह से लीगल और वैलिड माना जाता है जब तक कि दोनों में से वो पार्टनर जिसके साथ गलत हुआ है वो खुद कोर्ट जाके ये ना कह दे कि मुझे ये शादी खत्म करनी है। मतलब साफ है, ये शादी अपने आप खत्म नहीं होती, इसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। तो फिर इसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं? मतलब किन वजहों से कोई शादी शून्यकरणीय हो सकती है? तो इसमें कई बातें आती हैं, जैसे कि नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी, या फिर शादी के लिए सहमति तो ली गई पर वो धोखे से या जबरदस्ती ली गई हो। किसी एक पार्टनर का मानसिक रूप से ठीक ना होना भी एक वजह हो सकती है। या फिर एक बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन कि शादी के वक्त पत्नी किसी और से गर्भवती हो। और हाँ, बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज भी इसी कैटेगरी में आती है। इन सभी मामलों में जिस पक्ष के साथ गलत हुआ है उसके पास ये चॉइस होती है कि वो शादी को जारी रखे या खत्म करवा दे। तो ठीक है, हमने शून्य विवाह को भी समझ लिया और शून्यकरणीय को भी। अब टाइम है इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके सबसे बड़े फर्क को समझने का, ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बॉटम लाइन क्या है? दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। शून्य विवाह कानून के लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो शुरू से ही जीरो है। वहीं दूसरी तरफ शून्यकरणीय विवाह तब तक 100% वैलिड और लीगल है जब तक उसे कोर्ट में जाके चैलेंज ना किया जाए। बस यही है सबसे बड़ा अंतर। एक जो कभी था ही नहीं, और दूसरा जो तब तक वैलिड है जब तक उसे खत्म ना करवाया जाए। अब शायद ये सवाल मन में आए कि भाई एक आम इंसान को इन कानूनी दाव पेच को जानने की क्या जरूरत है? तो बात यह है कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे कानूनी हक और हमारी अपनी सुरक्षा से है। इन नियमों की जानकारी होना इसलिए जरूरी है ताकि शादी जैसे इतने महत्वपूर्ण रिश्ते में कोई किसी के साथ अन्याय न कर सके, कोई किसी का गलत फायदा न उठा पाए। ये जानकारी हमें धोखे से बचाती है और हमें मजबूत बनाती है, हमें अपने अधिकार देती है। असल में इसी को तो कहते हैं लीगल अवेयरनेस।
तो आज हमने शून्य और शून्यकरणीय विवाह के बीच का वो बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझा। पर ये टॉपिक यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि ये हमें एक और भी बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि शादी से जुड़े हमारे और कौन-कौन से कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। इस पर भी सोचना और जानना उतना ही जरूरी है।